वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे लोग, इसका जो टॉपिक है वही इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पिछले क्लास में मैंने बोला था कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मैं लाइन एक्सप्लेनेशन और VVI MCQ क्वेश्चन बताऊंगा और बताने आ गया बाबू। तो यहां पर ध्यान दीजिए, लाइन एक्सप्लेनेशन वैसा लाइन एक्सप्लेनेशन है बाबू, अगर एग्जाम में आएगा लाइन एक्सप्लेनेशन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, तो जो बताएंगे ना बाबू इसको अच्छे से देख लोगे और एग्जाम में क्वेश्चन मिलाओगे कि इसी से है कि नहीं। उसके बाद एग्जाम देके आप बाबू एड्रेस हम बता देंगे, मिठाइयाँ भेज दोगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए बच्चे लोग, MCQ क्वेश्चन और लाइन एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि पिछला जो वीडियो था समरी वाला आप लोग देखे होंगे। अगर समरी और लाइन एक्सप्लेनेशन जो इंपॉर्टेंट लाइन था जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो अगर पता है तो एक एक टॉपिक का जो अभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो देख रहे हो, ये वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना बाबू जो एग्जाम में बिहार बोर्ड वाला पूछा था, सरकार आपसे पूछा था ये क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन को आप देखते हैं कि बच्चा लोग बनाता है कि नहीं। हम तो इस पे लेक्चर लाइन एक्सप्लेन ये इंपॉर्टेंट लाइन बताए थे और समरी बताए थे। और इससे बाहर अगर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार एग्जाम में है तो इसी से रहेगा। इसके अलावा हम बार बार बोल रहे हैं बाबू, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। मतलब ताका झाकी उधर से उधर इधर से उधर देखना बंद करो। अब जो भी हम बताएंगे यहीं से आएगा और तो उसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। अब जो मेरा बच्चा फर्स्ट वीडियो प्रो सेक्शन का समरी और इंपॉर्टेंट लाइन अच्छे से पढ़ा है वो क्वेश्चन अभी बनाएगा। तो पहला देखिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ए बउआ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, साधारण लाइफ जीते तो हम लोग साधारण लाइफ है। वी आर इंडियन। बच्चा गर्व से बोलिए, हम लोग साधारण लाइफ जीते हैं लेकिन थिंकिंग हमारा हमेशा हाई। यहाँ पे सिंपल लिविंग का मतलब साधारण लाइफ मतलब सहानुभूति रहता है, रिस्पेक्ट रहता है, डिसिप्लिन रहता है, कैरेक्टर अच्छा रहता है। बताए थे ना इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में बउआ उन लोग अपने गार्जियन को वृद्धाश्रम भेज देता है, वही उसका कल्चर है। और हमारे कल्चर में हम अपने माता पिता को पूजते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ये हमारा सभ्यता। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ ईरानियन, इंडियन, यूरोपियन, वेस्टर्न। तो क्या होगा आंसर जी बच्चा लोग, इंडियन सिविलाइजेशन, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गांधी जी वाज बॉर्न। गांधी जी महान पुरुष बाबू जितने भी थे अब कहां नजर आता है। देखिए महात्मा गांधी कब पैदा हुए थे? 1869। ये तुम्हारा क्या हो गया? राइट ऑप्शन। ये जो फिरोज है, ये जो कबीला है वो कहाँ का था बाबू? इजिप्ट का था। जो बच्चे मेरा इंडियन प्रोज पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का वीडियो देखे हो, अगर जो नहीं देखे हो पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाओ। और ये वो ऑब्जेक्टिव है ना, क्वेश्चन है जो 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट किया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आएगा तो यहीं से आएगा। और हर बच्चे जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं जो इधर उधर प्लेटफॉर्म पे हैं बाबू, उसको सही प्लेटफॉर्म पे लाओ, इन्फॉर्म करो। जब इधर उधर उनका टाइम बहुत ज्यादा खत्म नहीं, वो अपने टाइम को इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं, उनको सही मार्गदर्शन आप लोग बताइए। हम आपको बोले ना कि ये जो हम वीडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आए हैं आपके लिए आए, तो सब बच्चे को इसका फायदा होना चाहिए। और ये फायदा कैसे होगा? जब आप कोऑपरेट करोगे, जब इस वीडियो को हर बच्चे में, बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं हर बच्चे तक पहुंचाओगे तो ये सक्सेस होगा। मैं यही चाहता हूं कि हर बच्चे वीडियो देखें और कम समय में अंग्रेजी का उनका जो टेंशन है वो खत्म हो जाए। तो यहां पर गांधी जी वाज बॉर्न 1869 और ये फिरोज जो था वो कहाँ का कबीला था? इजिप्ट का। अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के बोलेगा इजिप्ट का जो पुराना जो कबीला था उसका नाम क्या था, तो कहाँ गया जी? ABC फिरोज। ये तुम्हारा राइट ऑप्शन हो गया। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, यहाँ पर लिखा हुआ दिख नहीं रहा होगा, ऑप्शन ए है, ऐसे स्टोरी स्पीच। तो हम बताए थे ना इंडियन सिविलाइजेशन PPT ये सही से नहीं बनाया है, इसीलिए ये हाइड कर रहा है, हाइड हो गया बच्चे लोग ये क्वेश्चन। टेंशन नहीं लेना बाबू, हम हैं यहाँ पे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति लिखने, वो है क्या? ऐसे है, स्पीच है, ड्रामा है, नॉवल है या मूवी का नाम है। तो वो क्या था बाबू? ऐसे था। क्या था? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या था तुम्हारा? ऐसे था। ये भी हम बताए थे जब समरी बता रहे थे तो आपको बोले थे साफ साफ कि देखोगे पूछेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है तो आपको क्या बताना है? ऐसे है। अब देखिए, और जो बच्चे, हम बार बार बोले, जो बच्चे मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हो तो वो आप फर्स्ट वाला वीडियो देख लो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, मजा आ जाएगा बाबू। ऑब्जेक्टिव याद नहीं, यहाँ पे याद नहीं कराया जाता है बाबू, पूरा समझा दिया जाता है। यहाँ पे बच्चा याद नहीं करता है। गिबॉन इज एसोसिएटेड, ये गिबॉन क्या होता है बाबू? ऑथर है। और ये ऑथर किस देश का है? इटली का। ये भी हम बताए थे। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, सिविलाइजेशन से, सभ्यता से किसका डेवलपमेंट हुआ? इंसान का ना डेवलपमेंट हुआ। जानवर तो वही है बाबू। आज के डेट में जानवर तो देखते हो कुछ पहने हुआ रहता है क्या? टाई बेल्ट कोट अपने तरह नहीं। तो डेवलपमेंट जो हुआ है तो वो किसका हुआ है? वो
पीपल का, इंसान का हुआ, ना कि एनिमल और बर्ड। आवर फोर फादर, हमारे जो पूर्वज थे, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। मशीन इसलिए नहीं, बताए थे ना, मशीन पे इसलिए विश्वास नहीं था कि उनको पता था कि मशीन जैसी आएगा ना तो हमनी के लोग क्या बन जाएंगे, काहिल बन जाएंगे, सुस्त बन जाएंगे। आज बड़ा बड़ा मोबाइल आ गया ना बुआ, क्या हो गए हो आप लोग, सुस्त हो गए हो ना, फिर उठ जाओ, मोबाइल सब दे दो या तोड़ दो। नहीं बाबू तोड़ो मत, दे दो हमको। नहीं हम मजाक कर रहे हैं बच्चा, कहने का मतलब यूज करो, मोबाइल में बहुत सारा अच्छा चीज है, उसको देखिए जो आपके कैरियर को कंस्ट्रक्ट करे, ना कि डिस्ट्रक्ट करे। दैट्स व्हाट आई मीन टू से, ना तोड़ना है ना हमको देना है, सही तरीके से मोबाइल यूज करना है। तो अब यहाँ पे हमारे फोर फादर मशीनरी को इसलिए नहीं बनाए थे कि दिस वुड हैव मेड अस लेजी। वो इंसान को क्या कर देता है, सुस्त। आज कब, पहले के लोगों का ब्रॉड थिंकिंग था, 50 साल 100 साल बाद का सोचते थे। देखो आज क्या हो रहा है, हम लोग साइंस पे डिपेंड हो गए, तो हम लोग क्या हो गए, सुस्त हो गए, थक जाते हैं, थोड़ा सा कुछ काम नहीं होता है, बहुत काम कर लिए, ये एनर्जेटिक नहीं होते। तो आप देखो लाइफ स्टाइल, रूटीन अपना देखोगे तो देखोगे क्या मेरा रूटीन है, जानवर और मेरे में फर्क नहीं। तो ये सारा चीज आपको सही करना है अगर आप सही इंसान बनना चाहते हो, अगर आप भी अपने लाइफ में कामयाब होना चाहते हो। तो यहां पर हमारे पूर्वज ने किस चीज को मना किया था बाबू, मशीनरी पे डिपेंड होना। बहुत अच्छा काम किए थे। हम बोल रहे हैं आप मशीन का वहां पे यूटिलाइजेशन करो, साइंस का वहां पे जहां पे होना चाहिए। इंडियन ग्लोरी, अरे हमारे जो सभ्यता का जो खूबसूरती है ना बाबू, वो इमूवेबल है। बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे जिस दिन चैप्टर बताए थे कि फिरंगी लोग बहुत कोशिश किया कि धन संपत्ति तो सब लेके चल गया, सोचा कि कल्चर, इंडियन कल्चर को, सभ्यता को, रीति रिवाज, संस्कृति को खत्म कैसे करे, ये हुआ ही नहीं। अरे इंसान पैसा दौलत धन फिर बना लेगा बाबू, कैरेक्टर अगर इंसान का चेंज या आइडेंटिटी कोई चेंज कर देगा तो फिर तो खत्म ही हो गया वो देश। तो आइडेंटिटी कल्चर हमारे देश का पहले भी बरकरार था, अभी भी बरकरार है और आने वाले टाइम में भी बरकरार और कायम रहेगा। तो वो क्या बोल रहे हैं कि इंडियन जो ग्लोरी है ये इमूवेबल है, इसको जो चाहा चेंज करने के लिए बाबू हुआ नहीं, और कभी चेंज होगा। अब यहां पे देखिए 10th नंबर क्वेश्चन, इज नॉन एज द फादर ऑफ द नेशन। बापू जी और फादर ऑफ द नेशन कौन कहलाते थे बच्चों लोग, महात्मा गांधी, ये बताए हुए हैं आपको। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, वाज, यहाँ पे डॉट डॉट, वाज के पहले ब्लैंक है, वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कौन था बाबू स्पिरिचुअल लीडर, पॉलिटिशियन? ये जो लाइन है वो कहां से लिया गया, किसको बता रहे, महात्मा गांधी हमारे स्पिरिचुअल लीडर थे। स्पिरिचुअल लीडर कहने का मतलब ये सभी के पास पावर थोड़ी होता है बाबू स्पिरिचुअल लीडर बनना, मतलब वैसा व्यक्ति ना जो लाखों के बीच में, हजारों के बीच में बोल सकता है, मोटिवेट कर सकता है, ट्रेन कर सकता है और तुम्हें कन्विंस कर सकता है, तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तुम्हारी बातों को सुन सकता है हजारों के बीच में। तो वैसे लोगों में से एक हमारे बापूजी थे। बापूजी तो बापूजी थे बाबू, नो कमेंट्स, नो वर्ड्स। तो वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, कौन थे, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय, किसने लिखा था बाबू माई एक्सपेरिमेंट, ये भी बताए थे लाइन वाले पॉइंट में, इंपॉर्टेंट लाइंस में। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग लेसन कहां से, किससे सीखते थे, किस इंसान से, ग्रीक और रोम। ये तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। द माइंड इज रेस्टलेस, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। क्या किससे तुलना किए थे माइंड को महात्मा गांधी, किससे तुलना किए थे, कंपेयर किए थे बच्चा लोग, बर्ड से। आई एम नो हेटर ऑफ नॉर्थ साउथ वेस्ट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेस्ट। महात्मा गांधी देखो लास्ट में ये भी बोलते हैं कि हम ये नहीं बोल रहे कि वेस्टर्न कल्चर पूरा खराब है, उनकी सभ्यता उनके लिए अच्छा है, लेकिन हमारा सभ्यता जो है ना हमारे लिए ठीक है नहीं, बहुत ठीक है, हमको चेंज और अपडेट करने की जरूरत नहीं है। द वर्ल्ड फेमस एटिक, मतलब एटिक का मतलब होता है ओल्ड, सबसे पुराना सिविलाइजेशन किस देश का है, तो वो क्या है बाबू, ग्रीस। ये क्वेश्चन आएगा कि दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन किस देश का है, तो आप क्या बताओगे, ग्रीस। अब आ जाओ, गांधी जी डोमिनेटेड, डोमिनेटेड का मतलब राज करना, किस पे राज करना किए बाबू, इंडियन पॉलिटिक्स पे। कब से कब, 1915 से 1948। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये मोटो किसका था बाबू, वेस्टर्न फिलोसफर का। द वैल्यू ऑफ आर ग्लिटरिंग इवेंट टुडे, तो इंडियन सिविलाइजेशन का जो वैल्यू है वो डे बाय डे क्या हो रहा है बाबू, और निखर रहा है। वह सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, तो हमारे जो पूर्वज है ना बाबू वो स्मॉल विलेज से क्या रहते हैं, सेटिस्फाइड। अभी भी गांव देहात में जाओगे ना तो उन लोगों का ज़्यादा बड़ा सपना नहीं रहता है, छोटे से जगहों में रहते हैं, अपना खेती करते हैं, जो भी अर्निंग होता है खाते हैं, कमाते हैं, फैमिली के बीच में रहते हैं, खुशहाल जिंदगी जीते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स, क्या इंडियन सिविलाइजेशन सिखाता है बाबू, सबसे ज़्यादा इंडियन सिविलाइजेशन किस पे पॉइंट आउट करता है, किसको इंपॉर्टेंस देता है, मोरल बीइंग को, नैतिकता को इंडियन सिविलाइजेशन क्या करता है, एलिवेट्स करता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेट नोमैडिक लाइफ, तो हम पहले अभी ना इंसान हुए, पहले क्या थे हम लोग, अगर साइंस
पीछे चले जाओगे तो साइंस बताया है, साइंटिस्ट लोग रिसर्च किए बताया कि पहले हम लोग जानवर की तरह नॉमेडिक लाइफ जीते थे, जंगल में रहते थे, कच्चा मांस खाते थे, हु हा करते थे, दैट्स वाज द लैंग्वेज, राइट। अभी कहाँ, अभी तो लैंग्वेज आ गया बाबू, बहुत सारा लैंग्वेज है, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हमारे देश का भाषा, मातृभाषा। तो अभी जो हम बात करें तो हु हा तो नहीं कर रहे, अभी हम क्या एक लैंग्वेज की हेल्प से आपको हम मैसेज देना चाह रहे हैं। तो वो और ये कौन सी लैंग्वेज, हमारे देश का जो मदर टंग है वो क्या है, मातृभाषा हिंदी। तो अब लैंग्वेज हो गया है, तो मतलब डे बाय डे क्या हो गया है, सिविलाइजेशन, हम लोग काफी डेवलप हो गए हैं। तो पहले हम लोग कैसी जिंदगी जीते थे बाबू, पहले हम लोग कैसी जिंदगी जीते थे, हम लोग नॉमेडिक लाइफ जीते थे, जानवर वाली जिंदगी जीते थे। जो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हमको तो नहीं लगा बाबू कि किसी को प्रॉब्लम हुआ होगा जो मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है। हंसते खेलते हुए पढ़िए बाबू, और हंसते खेलते हुए एग्जाम दे के आइए। अब यहाँ पर देखो 23, प्रीफर स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म। कौन थे जी, गांधी जी ना। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब बिलीव इन पीस एंड बिलीव इन सिंप्लिसिटी एंड रिलीजन। मतलब स्पिरिचुअलिज्म का मतलब हम बताते हैं धार्मिक लोग, असाधारण लाइफ जीने वाले लोग। मेटेरियलिज्म जिनके कॉन्सेप्ट में, जिनके जो बिलीव किस में करते हैं कि कोई गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो साइंस ही को अपना भगवान मानते हैं कि साइंस ही उनका माँ बाप है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ, किसका होता है बाबू, मटेरियल। अभी क्या करते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन में, उनको मटेरियलिस्टिक हो गए, मटेरियल का वो लोग पूजा करते हैं। गांधी जी वेंट टू चंपारण, कब गए थे बाबू, चंपारण कब गए थे, 1917 1918 कब गए थे, बताइएगा। ये क्वेश्चन में हम श्योर नहीं है, जो बच्चा याद किया है वो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। द पीपल ऑफ यूरोप इंस्पायर्ड बाय ग्रीक एंड रोमन राइटर, वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी। जाहिर सा बात है, महात्मा गांधी बताए हैं हमको कि धन दौलत से इंसान खुश नहीं रह सकता। वो अगर धन दौलत है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम हमेशा खुश रहेंगे। धन दौलत नहीं बाबू, आपका माइंडसेट कैसा है वो आपको खुशी देता है। आपका स्वभाव कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपका सराउंडिंग कैसा है, आपके दोस्त कैसे हैं, वो मैटर करता है। पैसा आता है और चला जाता है बाबू। तो यहाँ पे महात्मा गांधी बोले वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक हैप्पी, किसको, इंसान को। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को का टेंडेंसी किसको, वो उनका टेंडेंसी, उनका सोच है, वो प्रिविलेज किसको देते हैं, मेटेरियलिटी को देते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन कहाँ गया, चंपारण वाला बाबू। हम जब फर्स्ट डे जो क्वेश्चन ये समरी बता रहे थे, इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे थे, उसमें दिया हुआ है, इसमें हम श्योर नहीं इसलिए नहीं बताए, उसको देख के याद कर लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये 28 क्वेश्चन और कहाँ है, हाँ बस ये 1 से 28 जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। मानो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, इसी से आएगा 1 से 28 के बीच, इसके अलावा नहीं कुछ याद करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर समरी आया तो पिछले वाले वीडियो में हम समरी बता दिए हैं, तो समरी याद हो गया। समरी आया, समरी का टेंशन खत्म, ऑब्जेक्टिव का भी दुख दर्द तुम्हारा खत्म हुआ। अब बच्चे लोग आ जाओ, तुम्हारा दुख दर्द हम खत्म करते हैं, किसका टेंशन खत्म करते हैं, लाइन एक्सप्लेनेशन का। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन आया आपके सामने, क्या है, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। ये अच्छा, सबसे पहले तो हम लाइन देख के अगर हम चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो आप बस कोई भी लाइन रहेगा, आप देख के समझ जाओगे कि वो लाइन किस चैप्टर का लिया हुआ। और देखोगे 2 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। देखिए, हम मानो कि जो मेरा बच्चा फर्स्ट वीडियो देखा तो रेस्टलेस बर्ड किसमें था जी, महात्मा गांधी बता रहे थे ना रेस्टलेस बर्ड, तो उससे समझ में आया कि अरे ये जो लाइन है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया हुआ। और इसके राइटर क्या है, MK गांधी। इतना बताने का सरकार आपको 2 नंबर दे देगा, बस इतना। तो 2 नंबर तो आ गया। अब इसको लिखना कैसे है, अच्छे से सजा के लिखना है बाबू। 2 नंबर, 4 नंबर की बात है, 4 नंबर आता है लाइन एक्सप्लेनेशन से। तो यहाँ पे क्या, और उसके बाद इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। तो सबसे पहले इसके राइटर कौन है और इस चैप्टर का क्या नाम है, इसको लिखने का बताएं, सरकार कितना नंबर देगा, 2 नंबर। उसके बाद आपको इस लाइन में महात्मा गांधी क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में आप लिखोगे 2 नंबर। 4 नंबर आपका, 4 का 4 नंबर आपके पॉकेट में चला गया। अब देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखिएगा, ये लाइन से ना, पोएम का जो लाइन होता है उसको लाइन नहीं लिखिएगा, स्टैंजास लिखिएगा। जो प्रोज सेक्शन का जितना भी लाइनिंग होता है वो क्या होता है, उसको प्रोज सेक्शन का अगर इस टाइप से रहेगा पैराग्राफ, तो इसको क्या लिखिएगा, लाइंस। दिस लाइंस हैव बीन टेकन। और पोइट्री से रहेगा तो उसको लाइन की जगह पे ये माइंड में रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइंस और स्टेंजास, लाइन मतलब प्रोज का जितना भी अगर रहेगा पैराग्राफ उसमें लाइंस लिखिएगा, पोइट्री का जहां रहेगा पैराग्राफ उसमें क्या लिखिएगा, स्टेंजास। तो यहां पर दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। ही वाज बोर्न इन, देखो ये लाइन यहां पे लिखना चाहिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा जिसके कारण यहां पे लिखा। ये लाइन को आप यहां पे लिखिएगा, ही वाज बोर्न इन 1869, ही इज नॉन एज फादर ऑफ द
नेशन, मतलब ये इतना लाइन लिखने का आपको 2 नंबर, कि ये जो लाइन है वो चैप्टर महात्मा, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, इसके लिखने वाले महात्मा गांधी। इतना मैं यहाँ तक आगे छोड़ना नहीं है, 2 नंबर है ना। तो आपको तो याद होगा कि महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, तो वो लिखिएगा ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। अगर और याद है तो एट पोरबंदर इन गुजरात, और उसके बाद लिख देगा ही इज नॉन एज फादर ऑफ द नेशन। इतना अगर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का लाइन रहा तो इतना आप लिखिएगा, 2 नंबर आपके पॉकेट में। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके, लाइन चेंज नहीं करना, पैराग्राफ चेंज करके अब इस लाइन के बारे में बताना। इन दिस लाइन महात्मा गांधी सेज दैट माइंड इज लाइक अ रेस्टलेस बर्ड। बताए थे ना तुमको चैप्टर पढ़ाए थे, तो इंसान का जो बुद्धि है ना वो एक बर्ड, पक्षी की तरह, जितना मिलता है कभी खुश रहता ही नहीं, और दिल मांगे मोर, और मोर के चक्कर में है ना बाबू वो कहाँ चला जाता है। हम बताए थे तुमको पिछले क्लास में, वो विचलित हो जाता है। पहले तुमको पता है इंसान, पहले हम लोग के गार्जियन, हम लोग के पेरेंट्स, बुजुर्ग लोग कहते थे इंसान एक सामाजिक जानवर है। अब बच्चा लोग, मेरा एक नया कोटेशन रख लो, अभी का डेट में जो बचवा लोग है ना वो क्या हो गया है, सामाजिक। अभी के डेट में हम लोग सामाजिक जानवर नहीं है, अभी के डेट में हम लोग विचलित जानवर हो गए। पहले मैन इज सोशल एनिमल वो था, अब हम लोग हो गए क्या बाबू, विचलित जानवर हो गए। सिर्फ सोचते रहते हैं, सिर्फ परेशान रहते हैं, लाइफ को जीते नहीं। तो आपको ध्यान देना है, समझना है। जो हमारे चैप्टर में, बहुत सारे चैप्टर में क्या बताता है, राइटर है, ऑथर है, वो अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं आपके सामने, आपको लाइफ कैसे जीना चाहिए, सिचुएशन कैसे हैंडल करना चाहिए, हर चीज़ों का अपना अपना जो एक्सपीरियंस होता है उसको शेयर करते हैं। तो यहाँ पर महात्मा गांधी बताएं कि इंसान का जो दिमाग होता है वो एक पक्षी की तरह होता है, जितना भी मिलता है उससे वो संतुष्ट नहीं होते, जिसके कारण वो परेशान होते हैं। मानो कि हम मेरे पास बाइक है, अब उससे संतुष्ट नहीं, हम सोच रहे हैं कि एरोप्लेन कैसे हो जाए, तो बाबू हम पागल ही ना हो जाएंगे। अच्छा होगी कि हम पागल हो जाए बच्चा लोग, हाँ। तो यहाँ पे इन दिस लाइन महात्मा गांधी सेज दैट माइंड इज लाइक रेस्टलेस, बट वी शुड नॉट कंट्रोल आवर माइंड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। हाँ, और कभी देखते हो हम लोग अपने दिमाग को कंट्रोल भी नहीं कर पाते। अगर चाहे तो हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, योर माइंड इज कंट्रोलिंग यू। आप क्वेश्चन करो खुद से कि तुम्हारा दिमाग तुमको कंट्रोल कर रहा है या तुम अपने दिमाग को कर रहे हो, तो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इफ यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड, एवरीथिंग इज ऑन अ ट्रैक। इफ योर माइंड इज कंट्रोलिंग यू, तो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। रात में आज पूछना, अकेले में सवाल करना अपने से, खुद से, कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विथ मी, और कोई इसका आंसर नहीं देगा, आपको आंसर आपकी तरफ से आएगा। तो आप क्वेश्चन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा और आज ही करना। तो वी शुड कंट्रोल आवर माइंड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड नेवर गेट्स सेटिस्फाइड, और कभी संतुष्ट नहीं होता है। सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशन। अगर इस तरीके से हम करेंगे तो हम लाइफ में ऊपर वाले कुछ भी दे देंगे ना, चांद तारा भी लाके दे देंगे बाबू, आप परेशान रहोगे। तो आपको जो भी पर्याप्त सोर्स है, तो आपको खुश रहना चाहिए। अरे गरीब, तुमको पता है गरीब कौन होता है बच्चे लोग? गरीब वो होता है जिसके पास हाथ नहीं होता। बच्चे लोग लगता है मेरे बाबूजी किसान हैं, मेरे बाबूजी ऑटो चलाते हैं। अरे तुम्हारे बाबूजी ऑटो चलाते हैं तो तुम गरीब नहीं हो। भगवान तुमको गरीब नहीं बनाया, तुम्हारे पास दिमाग है, माइंड है, हाथ है, हर चीज़ है। डिसेबल जो होता है ना बच्चा, वो उसे हमको उसको हम गरीब समझते हैं। और जिसके पास सब है, दिमाग चल सकता है, फिर सकता है, वो तो कुछ भी जाएगा। अगर तुमको बोलेंगे पहाड़ तोड़ो मांझी बनो, बन जाओगे बाबू, क्योंकि उस तरीके का कैपेसिटी है, कर सकते हो। गरीब हमेशा अपने आप को गरीब मत समझना। आप कहाँ से कहाँ, अभी देखो ना बाबू, आप मैगजीन, नॉवल, न्यूज़पेपर में देखोगे, जितने भी आज के डेट में सक्सेस, कामयाबी मिल रही, तो वही गरीब का बच्चा कामयाब हो रहा है, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे कामयाब हो रहे हैं। जिसको तकलीफ होता है ना बाबू, वही लाइफ का मीनिंग समझता है, जो स्ट्रगल करता है। तो लाइफ का मीनिंग समझना है तो कभी कभी तकलीफ झेलना पड़ेगा। और ऊपर वाले कभी कभी आपको लगता होगा कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। बाबू एक चीज, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है, नेगेटिव चीज को पॉजिटिव वे में कभी कभी सोचो, इसलिए आ रहा है कि ऊपर वाले आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। आप स्ट्रांग बनना नहीं चाहते, तुरंत में डिमोटिवेट हो जाते हो। डिमोटिवेट नहीं होना। तो टॉपिक पे फिर आते हैं बाबू, क्या था, जितना इंसान को मिलता है वो सेटिस्फाइड नहीं होता, लेकिन हमको क्या होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन है तो आप अपने लाइफ में हमेशा खुश रहोगे। ये और एक चीज और बच्चे लोग, ये हमको लग रहा है, ये मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि हो सकता है ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो इसको अच्छे से देखिएगा, बता दिए आपको कैसे बनाना है। अगला लाइन एक्सप्लेनेशन ये रहा। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, नथिंग कैन इक्वल द सीड सॉन बाय आवर एंसेस्टर। ए बाबू देख के नहीं लगा हमको, बस सी फॉर सिविलाइजेशन नजर आ गया, तो हम उसी से पता कर लिए। अरे भैया जी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और MK गांधी, 2 नंबर तो यहाँ से यहाँ तक लिखने का हमको सरकार दे दिया। अभी बताए ना, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से तो यहाँ से यहाँ तक 2 नंबर कट कॉपी पेस्ट। अब इस लाइन में क्या कहा गया है समझो। इन दिस लाइन गांधी जी एक्सप्लेन दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज अनबीटेबल। पढ़ाए थे समझी, बताए थे कि नहीं? क्या जी बताओ, कमेंट करके बताओगे कि बताए थे कि नहीं? तो बोले हाँ सर बताए थे। इज अनबीटेबल व्हेन कंपेयर टू दी अदर सिविलाइजेशन। बोले कंपेयर किए महात्मा गांधी अपने सिविलाइजेशन को वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, और बोलते हैं कि हमारे सिविलाइजेशन को कोई भी हरा नहीं सकता है। अनबीटेबल है भारतीय रीति संस्कृति रिवाज। उसके बाद बोलते हैं
मोरल वैल्यूज टॉट बाय आवर सिस्टर, और हमारे अंदर जो कूट कूट के जो नैतिकता भरा हुआ है, डिसिप्लिन भरा हुआ है, इसका क्रेडिट जाता है हमारे पूर्वज को। इज द बेस ऑफ आवर सिविलाइजेशन एंड कैन नॉट बी इक्वेटेड, और इसका कोई बराबरी ही नहीं कर सकता बाबू, हकीकत है, कोई भी नहीं कर सकता है। किसका? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, हमारे भारतीय संस्कृति रिवाज का। आगे बढ़ते हैं, अगला जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन है वो देखिए, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स। अरे बच्चा, हमको बस एंसेस्टर्स देख लिए तो हमको समझ में आया, अरे एंसेस्टर, पूर्वज, महात्मा गांधी, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, को रिलेट करना सीखो, कहाँ से कैसे आंसर को फाइंड आउट करोगे। हम सिर्फ एंसेस्टर्स देख हमको समझ में आ गया, ये चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर और MK गांधी, बस सरकार 2 नंबर पॉकेट में, यहाँ से यहाँ तक लिखिए। महात्मा गांधी कब पैदा होते हैं और फादर ऑफ द नेशन कहलाते हैं। उसके बाद इन दिस लाइन, और इस लाइन में क्या कहा गया उसके बारे में समझिए। इन दिस लाइन्स आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, न्यू दैट लग्जरीज एंड प्लेजर्स गिव मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन, कुछ देर की खुशी देता है बाबू। अगर मेरे पास घर नहीं है, घर आ जाए, घर अगर खरीद लेते हैं तो कुछ दिन, कुछ साल तक खुश रहेंगे, फिर कुछ ना कुछ माइंड में चलते रहेगा। अगर बाइक है, बाइक की जगह पे 4 व्हीलर आ जाता है, कार आ जाता है, कुछ दिन तक, कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक खुशी होगी, लेकिन नया थॉट आने लगेगा, काश मेरे पास ये होता। तो इंसान के पास पेशेंस ही नहीं होता है और कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो आपके पास सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। और हम बोले यू मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, यू जस्ट ट्राई टू लर्न दिस थिंग्स। और ये कोई किसी को सिखाता नहीं बाबू, खुद सीखना पड़ता है। ये हम फैक्ट बता रहे, लोग बता आई विल मेक यू लाइक दैट, आई विल मेक यू लाइक दिस, नोबडी विल मेक यू दिस दैट एंड ऑल। यू हैव टू वर्क टू इंप्रूव योरसेल्फ बाबू, दिस इज द फैक्ट, बिकॉज वी लिव इन 2023, राइट? तो इफ यू वांट टू फ्री, तो थिंक लाइक दैट वे व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। तो आ जाइए टॉपिक पे, गिव मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन, फ्रेश क्रेविंग का मतलब किसी चीज को पाने के लिए एकदम पागल होना। Fresh craving and desires का मतलब होता है इच्छा, developed immediately after the accomplishment of some wants, cycle went on making man its slave। मतलब एक, मानो कि एक मेरा ख्वाहिश, डिजायर पूरा हो गया, दूसरा वेट कर रहा, वेटिंग लिस्ट में, क्या अब ये पूरा करना, फिर दूसरा हुआ तो तीसरा वेटिंग लिस्ट में, अरे ये करना, ऐसी साइकिल चलते रहता, कभी खत्म नहीं होता है। अगर खुश रहना है तो महात्मा गांधी बोले खत्म कीजिए, और कीजिए जो करना चाहते करो, लेकिन आराम से, रिलैक्स होके, सारी चीज़ों को समझ के। ये नहीं कि पागल बन रहा है, ये जल्दी सा सबको हमको टाटा बिरला अंबानी बनना है, ऐसा नहीं बच्चा लोग, हर चीज़ बनोगे बाबू। आने वाले अंबानी, बिरला, टाटा, अडानी सब कौन बनेगा बाबू? आप ही लोग को बनना है, अच्छा अडानी बनना बाबू। तो देखिए अब यहाँ पे इंडियन रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, ये टॉपिक को समझिए। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल मतलब हमारे रीति रिवाज जो है ये इमूवेबल है, कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता है। किसी के पास इतना ताकत ही नहीं है या हिम्मत है, डेयर है कि वो चेंज कर दे। रीजन है क्या? हमें अपने संस्कृति से प्यार है बाबू। तो जब किसी चीज से इंसान को प्यार हो जाता ना है तो वो चीज इंसान को उससे कोई छीनता नहीं है, ना छीन सकता, ना छीन पाएगा बाबू। किसी चीज से इंसान को मोहब्बत हो जाती है। तो दिस इज द रियली गुड थिंग फॉर अस कि हमको हमारे सिविलाइजेशन से प्यार है, इसीलिए हमारा सिविलाइजेशन अभी तक है। जैसे कि हम चैप्टर बताए थे तुमको, तो बोले थे बहुत ऐसा देश है जो अपने सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया, उसका अपना कल्चर, रीति रिवाज विलुप्त हो गया, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एडॉप्ट कर लिया। लेकिन हम अभी भी अपने सिविलाइजेशन पे टिके हुए और हमेशा टिकेंगे। तो यहां पर देखिए अब इंडियन रिमेन्स इमूवेबल वर्ड देख के, इंडिया देख के और ग्लोरी देख के हमको समझ में आ गया, अरे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, MK गांधी। समझो बाबू हम कहां से क्या चीज रिलेट करें, और यहां से यहां तक लिखने का सरकार 2 नंबर। उसके बाद इन दिस लाइन्स महात्मा गांधी सेज दैट मेनी सिविलाइजेशन लॉस्ट देयर एग्जिस्टेंस, बहुत सारे सिविलाइजेशन अपने सिविलाइजेशन को खो दिए हैं, एग्जिस्टेंस को खो दिए एंड पावर और अपने ताकत को भी। बट इंडिया इज स्टील, लेकिन इंडिया इज स्टील का मतलब स्टील एल्युमिनियम मत समझना। इंडिया इज स्टील मतलब इंडिया वहीं पे है जहां पे वो देश आजाद होने के पहले था और अभी है और आने वाले टाइम में भी रहेगा। इंडिया वहीं पे है जो इसका रीति रिवाज संस्कृति था हमारे देश का, वो अभी भी है और आने वाले टाइम में रहेगा। इंडिया remains immovable and this is the glory। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है बाबू, वी मस्ट फील प्राउड राइट, कि अभी भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है और इसका जो इंडिया का जो ग्लोरी है डे बाय डे इट्स ग्लिटरिंग, चमक रहा है, निखर रहा है। अब यहां पे देखो 5th लाइन, our Swaraj depend not upon multiplying our one's self indulgence but upon restricting one's self denial। सेल्फ डिनाइल कहने का मतलब यहाँ पे हमको क्या, स्वराज देख के समझ में आ गया कि ये इंडियन सिविलाइजेशन, और सेल्फ इंडल्जेंस और सेल्फ डिनाइल देख के हमको समझ में आया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब महात्मा गांधी जी।
तो यहाँ से आप यहाँ तक लिखने का 2 नंबर, राइट। अब उसके बाद इस लाइन में वो क्या कहते हैं समझिएगा। इन दिस लाइन्स महात्मा गांधी सेज दैट आवर फोरफादर, मतलब हमारे पूर्वज, टॉट अस टू रिस्ट्रिक्ट एंड लिमिट आवर वांट्स। हमारे पूर्वज हमें सिखाएं जितना चादर है ना बेटा उतना ही पाँव पसारो, और आगे ज़्यादा मतलब ज़्यादा पाँव पसारना चाहते हो तो उसके लिए मेहनत करो, मार्केट में निकलो, टाइम का यूटिलाइज करो, कुछ स्किल क्रिएट करो, राइट। ये बताए, ये नहीं कि है नहीं। बहुत सारे लोग के पास क्या होता है, होता नहीं है और लोन ले लेता है, किसी को दिखाना, किसी को शादी करना, दे डोंट हैव इनफ मनी, तो रिसेप्शन के लिए लोन ले लेता है। तो लोन लेने के बाद उसके पास तो उस तरीके का इनकम नहीं होता, बंदा बेचारा फंस जाता है, कुछ दिन तक मस्ती रहता है, उसके बाद उसकी परेशानी, प्रॉब्लम को कोई समझने नहीं आता, कोई समझता नहीं है, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। तो उस कंडीशन में हमारे पूर्वज बोलते हैं बेटा जितना चादर है उतना पाँव पसारो, और ज़्यादा पाँव पसारना है तो मार्केट में चादर लेने लायक बन जाओ। तो ये मैसेज देते थे बाबू, वो काफ़ी मीनिंगफुल रहता था। तो वही रोकते थे, और रोकते ही नहीं थे, ये नहीं बोलते थे कि वही चादर पे जिंदगी काटना, बोलते कि आगे बढ़ने के लिए मेहनत करो, प्रयास करो, ऐसा बन जाओ कि थक जाओ चादर लेते लेते। अच्छा, और उसके बाद और एक बहुत बड़ा बात बाबू, वांट्स टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, मतलब लिमिट एंड हमें चाहते थे कि हम आसान वाली जिंदगी जिए। हम आज के डेट में क्या कर रहे हैं बाबू, अपने लाइफ को काफ़ी टफ बना ली। लाइफ काफ़ी आसान है लेकिन हम उसको टफ बना लिए। 1 साल मिलता है बच्चे लोग को पढ़ने के लिए, तो उसमें पढ़ता कब है, जब लास्ट टाइम आता है 2 महीने 1.5 महीने उसी में पढ़ता है। दम कमेंट करके बताएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, दम आज बताएगा तुम कि 1 दिन 2 दिन रहता है तभी, 1 महीना 2 महीने रहता है तभी पढ़ते। 1 साल का सिलेबस 1 महीने 2 महीने में। तो आप देखिए कैसे आप अपनी लाइफ को एक्सपेंड कर रहे हो, कैसे अपने आप को जिंदगी को जी रहे हो। तो सिचुएशन को चेंज कीजिए। हमारे लाइफ, हमारे देश में एक से एक लोग आए, बहुत सारा मैसेज बताए हैं बाबू। तो ये बोले कि हम वांट्स से रोकते हैं और बोलते हैं कंफर्टेबल लाइफ जिए, उसके लिए मेहनत कीजिए। इफ वी डिपेंड अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स दे विल रूइन, सो सेल्फ डिनाइल इज द बेस्ट। अगर हम अपने वांट्स को मल्टीप्लाइंग मतलब बढ़ाते चलेंगे तो आपको क्या करेगा बाबू, डैमेज करेगा आपकी लाइफ को, प्रॉब्लम में आ जाओगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो सेल्फ डिनाइल एक बहुत बड़ा हैबिट है। अगर आप इंसान हो, निगेटिव थॉट पॉजिटिव थॉट दोनों आता है, तो आप फिल्टर करना सोचो कि अरे निगेटिव थॉट है ना, तो इसको करने से हमको फायदा नहीं, उसको किक करो। जब पॉजिटिव थॉट लगे कि हाँ उससे तुम्हारी लाइफ में बेहतर हो सकता है तो उसको एक्सेप्ट करो। लेकिन उल्टा ट्रेंडिंग चल जाता है बाबू कि जो सही चीज़ है उसको नहीं करते हो, गलत चीज़ को आप उसको फॉलो करते हो। तो सेल्फ डिनाइल होना चाहिए। मतलब तकलीफ मुझे है या प्रॉब्लम मुझे है तो इसका सॉल्यूशन मुझे होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए। सेल्फ डिनाइल होना ये अच्छी क्वालिटी है। ये नहीं कि हमको प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम दूसरे से पूछेंगे, ये गलत है। आपके पास प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना होगा। अगर अगले के पास जाओगे तो दे विल टेक इन अ रॉन्ग वे, राइट। तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ ओनली। तो अब लास्ट जो है ये देखिए क्या है लाइन एक्सप्लेनेशन में, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट द पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, ignorant and stolid that is not possible to induce them to any changes। तो ये क्या है बाबू, यहाँ पर इंडिया अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट, स्टॉलिड देख के हम समझ गए ये किससे लिया हुआ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी। मतलब इतना पता, मतलब अच्छा लोग 2 नंबर। इस लाइन में महात्मा गांधी क्या कहना चाहते हैं, रॉन्ग assumption अगेंस्ट इंडियन। वो ब्रिटिश और वेस्टर्न लोग क्या गलत सोचता था ना, गलत सोच ख्याल रखे हुआ था हम लोग के लिए कि हम लोग को कुछ नहीं आता, हम लोग स्टॉलिड होते, इग्नोरेंट होता, वी डोंट नो एनीथिंग, वी डोंट हैव एक्साइटमेंट इन आवर लाइफ। लेकिन ये गलत था बाबू, ये गलत था ना। हमारे लोग भी प्रूफ कर दिए कि हम लोग भी चांद पे जा सकते हैं, और हमारे देश के लोग उनके रिसर्च सेंटर पे, गूगल में, नासा में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर रॉन्ग assumption अगेंस्ट इंडियंस, वेस्टर्नर्स सेज दैट इंडियंस आर अनसिविलाइज्ड। उनका कहना था कि हम लोग अनसिविलाइज्ड, हमको जीने का तरीका नहीं आता। मतलब उनका कहने का मतलब है हमको जीने का तरीका नहीं पता है। मतलब कपड़ा जो पहनने का जो तरीका उनका अच्छा है, उससे पहनिएगा तब। तो ये सोचिए कि तरीका किसका अच्छा है, उनका सोचने का तो उनका कहने का जो मोटो है कि हम जो कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे, मतलब हम गलत कर रहे हैं तो आप भी नहीं गलत कर रहे हो तो आप अच्छे नहीं हो। मतलब हम इंसान हैं तो हमें पता होना चाहिए हमें क्या पहनना चाहिए, हमें क्या लगाना चाहिए, हमें कैसे बात करना चाहिए। ये सारा चीज़ हम बच्चे लोग आपको पहले चैप्टर में बता दिए। और जो पहला चैप्टर जो समरी मेरा पढ़ा है वो वीडियो देखा है ना, तो ये लाइन एक्सप्लेनेशन में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा। अनसिविलाइज्ड एंड इग्नोरेंट, दे बिलीव दैट इंडियंस डिड नॉट एडॉप्ट चेंजेस। उनको लगता है कि इंडिया चेंजेस को एडॉप्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये गलत है, रॉन्ग assumption है। ये महात्मा जी कहते हैं वेस्टर्न लोगों के बारे में, जो वेस्टर्न लोग जो आरोप लगाते हैं कि हम लोग इग्नोरेंट हैं, हम लोग की लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं। तो ये सारा चीज जो बचवा लोग
था, ये इंपॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन था। अब इसके बाद देख बाबू, सब मेहनत तैयार किए हुए बाबू। अब अगला जो चैप्टर आएगा वो भारत इज माय होम, जाकिर हुसैन, मजा आ जाएगा वो चैप्टर पढ़ोगे। उससे पहले आप देख लो आज क्या क्या पढ़े थे। ये लाइन एक्सप्लेनेशन सारा हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये सारे चीजों को अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर पहला चैप्टर से अगर ये सारा चीज आता है, राइट, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। अगर पहला चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो वही 1 से 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, उसी में से अगर लाइन एक्सप्लेनेशन आएगा तो 1 से 6 लाइन एक्सप्लेनेशन करवाए ना, एग्जाम देख के मिलाना कि अरे सर ये वीडियो में बताए थे वही आया कि नहीं। फाइनली बच्चे लोग, बाय, टेक केयर। और एक चीज और, यहाँ पे जो लिखा हुआ है बाबू इसको ध्यान दीजिएगा। ये चीज नहीं करो, ये चीज नहीं करो, ये चीज देखो, ये हम 2 बार लिखे हुए, गलती से ये 2 बार लिखाया हुआ है, लेकिन इसलिए लिखाया हुआ है ये काम जरूर करो। ये शेयर वाला काम मैं यही चाहता हूं। ऑनलाइन बोले थे कि मेरा ऑफलाइन शेड्यूल काफी बिजी रहता है, टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वीडियो नहीं बना पाता था। लेकिन इस बार बहुत सारे बच्चे का मैसेज आया कि सर वीडियो बनाइए, तो मैं चाह रहा हूं आपको हेल्प करो। तो मैं ये कामयाब सक्सेस कब होगा, जब आप मेरे वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाओ जो इस बार एग्जाम बिहार बोर्ड का देना चाहते हैं। सिर्फ बिहार बोर्ड बच्चे नहीं, जो सीनियर हैं, जो कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं। ये स्टोरी वाला पोर्शन नहीं बाबू, ये उनके काम का नहीं है। जो ग्रामर का कंटेंट है उन तक पहुंचा, उनसे वो टॉपिक से, वो ग्रामर वाले टॉपिक से उनका फायदा होगा। फाइनली फिर मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे लोग, फिर मैं आ गया उछलते कूदते आपके सामने, और आज का जो टॉपिक है वो एमसीक्यू क्वेश्चन है बाबू। एमसीक्यू क्वेश्चन वही पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में जो मैं बताया था। क्या बताया था आपको? भारत इज माय होम के बारे में। भारत इज माय होम का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, उसके बाद क्या था आपके सामने समरी था। तो अगर बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये मेरा वीडियो देख रहे हो, तो वो वीडियो आप अगर नहीं देख रहे हो तो वो वीडियो आप देख लो। उस वीडियो को देखने के बाद अगर ऑब्जेक्टिव आप करोगे तो एक एक ऑब्जेक्टिव तुमसे बनेगा, और जितना भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हो सारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये हर बार, ये जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हो हर बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। और जो बच्चे मेरा वो वीडियो देखे हुए हो, उसके बाद अभी ये लेक्चर देख रहे हो, तो फिर तो आपको मजा आने वाला। तो पहला जो क्वेश्चन है, भारत इज माय होम इज रिटेन बाय, बच्चा लोग, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक दी ओथ, मतलब वो जो शपथ ग्रहण करते हैं वो किस चीज का, गवर्नर का, मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का? तो ऑब्वियसली बाबू वो प्रेसिडेंट बनते हैं। और एक चीज माइंड में रखो, आ जाएगा, बढ़ाए थे तुम लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट में, 3rd प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, और 3rd प्रेसिडेंट इंडिया के, और फर्स्ट क्या होते हैं बाबू? मुस्लिम प्रेसिडेंट। अगर क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के देगा तो घूमना नहीं है बाबू, सरकार को घुमा देना है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट अगर है तो वो कौन है, क्या नाम है उनका? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो ये क्या, और ये शपथ ग्रहण किसका लेते हैं बाबू? प्रेसिडेंट जब बनते हैं तब उस दौरान वो शपथ लेते हैं। 3rd क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डिलीवर्ड का मतलब होता है स्पीच देना, और कब देते हैं बाबू स्पीच? वो कब देते हैं? वो 1967 में स्पीच देते हैं। आपको सारा जो जो पॉइंट बताया उसी से क्वेश्चन आया है कि नहीं बाबू? और जो भी क्वेश्चन देख रहे हो 1 2 3, ये सारा क्वेश्चन किसी एक बार रिपीट किया, कोई 3 बार रिपीट किया है बाबू। पिछले 10 साल का क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके सामने भारत इज माय होम का लाया हूँ। ये 10 साल का क्वेश्चन है। 10 साल में जो जो क्वेश्चन भारत इज माय होम से पूछा है वो आपके सामने है। और एक चीज बार बार बोल रहा हूँ बाबू, इस वीडियो को जितना भी हो सके शेयर कीजिए, हर बच्चे तक पहुंचाइए जो इस बार बिहार बोर्ड इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं। आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा। तो आप भला करो, आपका भी भला होगा। यहां पर देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, तो वो कब पैदा होते हैं बाबू? 1897। अगर क्वेश्चन आएगा कहां, तो वो भी मैं बताया हूं, हैदराबाद में। 5th क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट कब बनते हैं? तो यहां पर देखो 1967। क्या बाबू? 1967। यहां फिर पीपीटी सही नहीं बनाया हुआ है। पहला ऑप्शन क्या था? 96। दूसरा ऑप्शन क्या है? 1967। और तीसरा ऑप्शन तो आपको दिख रहा होगा। तो क्या, कब वो बनते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 1967, 1967 में। 1967 में बच्चे लोग, ये सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए। और जो मेरा बच्चा फर्स्ट वीडियो देखा, आई एम डैम श्योर उनको ये क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होता होगा। तो आज जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये मेरा वीडियो देख रहे हो, पहला वीडियो देख लो भारत इज माय होम का, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और समरी मैंने डिस्कस किया है। तो उसको देखने के बाद अगर ये वीडियो देखते होगे जो, तो मजा आया होगा। अब मजा आएगा। चलते चलो, गाड़ी आगे बढ़ाइए बाबू लोग। भारत इज माय होम इज रिटेन बाय, अरे भारत इज माय रिटेन बाय क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। जाकिर हुसैन कहे थे ना, क्या कहे थे? अगर किसी नेशन बिल्डिंग चीज होता है, नेशन को बनाने वाला जो चीज होता है, वो क्या होता है? व्यापार, एग्रीकल्चर, कुछ नहीं है बाबू इसके सामने। शिक्षा के सामने कोई भी चीज छोटा ही है। एजुकेशन ही है जो आज हम चांद
मोबाइल, बहुत सारा चीज जो भी आज के डेट में इन्वेंशन डिस्कवरी हुआ बाबू, वो किसका देन है? वो एजुकेशन का देन है। एक कोई जाहिल इंसान कोई इन्वेंशन डिस्कवरी खोज किया है? नहीं। तो एजुकेशन से बढ़कर कोई चीज नहीं है। और वही एक पॉइंट था जो जाकिर हुसैन हाईलाइट करके लोगों के सामने जब वो भाषण दे रहे थे और जब लोगों के सामने वो बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे अपने जनता को, अपने नागरिक को, देशवासियों को कि बेटा तुम लोग एजुकेटेड हो जाओ, पढ़े लिखे हो जाओ, पढ़ लिख लोगे ना तो देश काफी आगे बढ़ेगा। और अभी देखो हकीकत, अभी डे बाय डे लोगों को इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है कि एजुकेशन का क्या पावर और वैल्यू है। तो यहां पर क्या प्राइम इंस्ट्रूमेंट था जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग? एजुकेशन brought a lot of erudition and wealth of knowledge to the presidency। कौन लाया था बाबू? तो डॉक्टर राधा कृष्णन, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के क्या होते हैं बचवा लोग? ये होते ना है रोल मॉडल। 9th नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन feels greatly obliged to the people of नेपाल, पाकिस्तान और इंडिया। तो क्या बाबू? इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके आभारी होते हैं बाबू? इंडिया के लोगों के आभारी होते हैं, क्योंकि इंडिया के लोगों ने उन पर विश्वास किया था ना और उनको सिलेक्ट किया प्रेसिडेंट के रूप में, और उस पर वो खड़े उतरे, वो काम किए बच्चे लोग, वो काम किए लास्ट तक वो काम किए। जैसे महान लोग जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने लास्ट ब्रेथ तक, लास्ट सांस तक वो अपने देश के बारे में, देशवासियों के बारे में सोचे हैं। ये हकीकत है, आप रिसर्च करो। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, क्या होते हैं बाबू? लीडर, थिंकर या नेशनलिस्ट? तो राष्ट्रवाद होते हैं बाबू, देश से प्रेम करने वाले इंसान। और हम लोग सिर्फ बोलते हैं आई लव माई कंट्री। वी मस्ट डू समथिंग फॉर आवर कंट्री ना, तब ना लगेगा कि वी लव आवर कंट्री। तो आपको क्या करना? आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप एग्जाम दीजिए। अगर आप एग्जाम दोगे, अच्छे इंसान बन जाओगे, सक्सेस हो जाओगे, तो जाहिर सा बात है बाबू आप किसको रिप्रेजेंट करोगे? हमारे देश को ना। हमें भी गर्व होगा कि देखो वो महान बंदा हमारे देश का है। जैसे देखो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ये सब क्या है? कहीं बाहर जाता है ये सब जाते हैं तो क्या इसको लोग रिस्पेक्ट देते हैं और रिप्रेजेंट किसको करते हैं? ये लोग हमारे देश को। ऐसे आप भी हो सकते हो, वो भी इंसान है ना जी, तो हम भी इंसान है। फर्क है उनमें हम में। बस आप मेहनत कीजिए, हर जगह पे आ जाइएगा बाबू। अंबानी के चाचा आप बन जाओगे, बस मेहनत आप कीजिए। तो यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट नेशनलिस्ट। बाबू जो मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा, कमेंट करके बताओ कि मजा आ रहा है कि नहीं। आपको एक एक क्वेश्चन बनता होगा यहाँ पर। वर्क ऑन वन सेल्फ मतलब मीन्स वर्क फॉर इंडिविजुअल। क्या बात कहे थे बाबू? जब हम समरी बताए थे तो आपको हम बोले थे वर्क ऑन वन सेल्फ का मतलब बताए थे कि 2 तरह का काम होता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कहे थे कि एक इंसान खुद के लिए करता है और एक इंसान समाज के लिए करता है। तो जाकिर हुसैन बोले थे कि बेटा तुम समाज के लिए करने से पहले खुद के लिए करो। हम चाहते हैं समाज के लिए काम करना, लेकिन समाज के लिए कब काम करेंगे? जब हम उस लायक हो रहेंगे तब ना। हम किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं, किसी गरीब बच्चे की शादी करवाना चाहते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाना चाहते हैं, तो ये कैसे होगा? जब हम उस लायक होंगे तब ना। तो जाकिर हुसैन कितना बड़ा चीज बोल रहे हैं बाबू, समझिए। आपको बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं, सभी को बता रहे हैं कि आप पहले खुद पे मेहनत कीजिए, खुद उस लायक बन जाइए कि आप 10 लोग को नहीं 10,000 लोगों को आप खाना खिला सको, तो उस लायक बन जाओ। अभी क्या होता है, कुछ जाते हो मार्केट में, कुछ अच्छा चीज लगता है कि अरे ये कपड़ा बहुत पसंद आया, और जैसी टैग देखते हो, प्राइस देखते हो, तो फिर उसको कैसा फेस हो जाता है बाबू। तो आप उस लायक बनो ना कि जिसको छू दो वो आपका हो जाए। हम वही बनाना चाहते हैं बाबू, वही बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा वैसे ही बने, जिस चीज को देखे उसका हो जाए, जो चीज लेना चाहे वो ले सके। बहुत आप सेक्रीफाइस क्यों करना चाहते हो? हम बच्चे को बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं सेक्रीफाइस आप क्यों कर रहे हो? आप थोड़ा मेहनत करो ना, कंफर्ट जोन से उठो ना। आपको सेक्रीफाइस करने की जरूरत ही नहीं है। अभी आप स्ट्रगल नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो जिंदगी भर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और जिंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आप मेहनत कीजिए। आप ये जो टाइम है ना, 10th 11th 12th, ये गोल्डन टाइम होता है। इस टाइम को अगर आप समझ जाइएगा, इस टाइम का वैल्यू, और इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा, तो आप इंसान बन जाइएगा बच्चे लोग। और वही चाहते हैं कि मेरा बच्चा लोग इंसान बन जाए और जो चीज चाहे वो उसका हो जाए, तो वैसा आप बनिए। पहले वही बोले कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहले आप खुद पे मेहनत कीजिए, उस लायक बन जाइए। और जब भगवान आपको देने वाला हाथ बनाता है ना, तो मन से आप लोगों की सपोर्ट कीजिए, धन बांटिए, लोगों की मदद कीजिए, आप ऊपर वाला और आपको देगा। इंडिविजुअल हो गया। उसके बाद देखो 12th नंबर क्वेश्चन, ये क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू दी, किसका बाबू? कॉन्स्टिट्यूशन का ना वो शपथ लेते हैं, संविधान का शपथ लेते हैं। उसके बाद 13 नंबर, सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। कौन कहा था बाबू भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली? ऑब्वियसली कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। इमिनेंट का मतलब होता है बाबू जाने माने,
क्या होता है? पढ़े लिखे इंसान। पहले के लोग बाबू पढ़े लिखे होते थे, नेता जो होते थे, पहले के लीडर्स जो होते थे वो पढ़े लिखे होते थे, इसीलिए उनके पास जो सोच था ना बाबू और जो थिंकिंग था ना वो काफ़ी प्योर था। और अभी के डेट में जो हम लोग कुछ जो लोग होते हैं वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, वो किस अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं, वे लोग काफ़ी सेल्फिश हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। अपने बारे में भी सोचिए, आप अपने बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हो दैट्स नॉट क्राइम, लेकिन आप दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हो दैट इज बिग क्राइम बाबू। तो ये सोचिए। तो आज के डेट में जो लोग होते हैं, किसी को कोई पोस्ट मिलता है, पावर मिलता है, अगर उस पावर को आप गलत डायरेक्शन में यूज कर रहे हो तो समझो क्या होगा उस जगह का, उस देश का, राइट। तो आप चीजों को समझिए कि पहले के लोग क्या कहना चाहते थे और पहले के लोग कैसे थे, क्या सोच था उनका, प्योरिटी था। अब क्या हो गया बाबू? मिलावट। चीजों में तो मिलावट होती है, अब इंसानों में भी मिलावट हो गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब एमिनेंट का मतलब पढ़े लिखे इंसान थे बाबू। इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन, सभी को पता है, 26 जैन 1950। ये क्वेश्चन, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्लियर टू बिकमिंग। ये सारा क्वेश्चन बाबू 2-2, 3-3 बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो सरकार कहीं से भी क्वेश्चन देगा बच्चा, एक एक नंबर, हम बोल रहे हैं आपका एक एक नंबर कीमती है। और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं ना बाबू, एक एक नंबर के लिए फाइट करते हैं। तो आपको हम चाहते हैं बाबू एक एक नंबर भी आपका कटे नहीं। तो आप उसके लिए आपको बोल रहे हैं मेहनत कीजिए। हर चीज जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, अगर किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और मैं जैसा बताया हूं कि रोज डेली मेरा वीडियो रहेगा और जो मैं बता रहा हूं सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बाबू, बस उतना तुम कर लो। हम बार बार बोले ताका झाकी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, इधर से उधर कूदे उधर से उधर कूदे। अब तुमको कूदने की जरूरत नहीं है बाबू। अल्फा इंग्लिश एकेडमी में हर चीज मिलेगा अंग्रेजी के रिगार्डिंग। स्पोकन बिहार बोर्ड वाले बच्चे अभी बिहार बोर्ड की तरह पढ़ रहे हो, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे आप लोग घबराओ मत, सीबीएसई बोर्ड की तरह पढ़ाएंगे। और उसके बाद स्पोकन कंटेंट भी रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हर तरीके से आप बच्चे, आप जैसे हो वैसे बन के आपको पढ़ाएंगे, लेकिन डांस करके नहीं बाबू। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये अर्लियर टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व एज द गवर्नर ऑफ, हम बताए थे ना कि ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। जो मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो ये आराम से बनता होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइट, कब मरते हैं बाबू? तो इनका देहांत कब होता है? 1969 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन, हम बार बार बोल रहे हैं डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एक्सपायरी हर ऑथर का याद कर लीजिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन द स्पिरिट ऑफ सी नंबर बाबू, प्रेयरफुल, ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। यहां पे इस लाइन को समझिएगा। अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप सही से नहीं कर रहे हो तो वो आप खुद के लिए गलत कर रहे हो। मानो कि गवर्नमेंट हमको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, हम कोई जॉब करते हैं, मानो कि हम डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर है, राइट। अब मेरी ड्यूटी है कि जो गरीब लोग आते हैं मेरे हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, वहां पे मुझे टाइम देना चाहिए, राइट। लेकिन क्या होता है, हमको चाहिए और धन, तो हम क्या करते हैं, एक अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लेते हैं, वहां पे टाइम देते हैं। और जो पेशेंट, जो गरीब पेशेंट जो सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं, जो जिसके लिए सरकार पैसा देता है, वहां पर वो डॉक्टर साहब नहीं रहते हैं और वो रोगी क्या हो जाता है, बेचारा मर जाता है। ऐसा होता है बाबू। तो वो डॉक्टर को गवर्नमेंट पैसा दिया, लेकिन वो डॉक्टर क्या किया, उसका पेट जो है ना बाबू, उसका पेट क्या हो गया, गांधी मैदान का खेत, भर ही नहीं रहा। तो वो क्या किया, प्राइवेट हॉस्पिटल खोला। प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने के बाद वो अपना जो टाइम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देना चाहिए वो कहाँ दे रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में दे रहा है। तो ये अपना ड्यूटी वो डॉक्टर साहब अच्छे से किए नहीं किए। तो आप किसको, आप सबसे पहले तो खुद को धोखा दिए, उसके बाद आप देश के साथ धोखा दिए, देश को धोखा दिया। इसलिए कि क्यों, रीजन क्या है, रीजन ये है कि वो गरीब बेचारा वो आया आपके पास सरकारी हॉस्पिटल में, उसका इलाज आपको करना चाहिए। लेकिन आज के डेट में लोग इतने लालची हो गए और डॉक्टर की सैलरी कम होती है बाबू, डॉक्टर की सैलरी कम होती है, उसके बावजूद भी इंसान का पेट नहीं भरता है। तो देखो मानसिकता कहां से कहां चला गया। ये सारा चीज हम आपको क्यों, हम चीजों को प्रैक्टिकल वे में क्यों बताते हैं, क्योंकि आपको जानना चाहिए चीजों को प्रैक्टिकल वे में। आपको अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, आपको हर चीज का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो फ्यूचर में आप भी कोई गवर्नमेंट अधिकारी बनोगे तो आप सोचो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या बेहतर होगा आपके लिए। करप्शन को खत्म करना है तो बाबू करप्शन खत्म कब होगा, यहां से होगा, हमसे होगा, आपसे होगा, अगले से होगा। स्टार्ट करिए, तो उससे क्या होगा, देश का भला होगा, हमारे लोगों का भला होगा। तो ये चीज सोचना है कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अटल बनिए, मेहनत कीजिए और अच्छा सोचिए सभी के लिए। तो यहां पर जाकिर हुसैन को जो
काम मिला था, लोगों ने उन पे विश्वास किया था ना, वो विश्वास पर डॉक्टर जाकिर हुसैन खड़े हुए। और उसके बाद सुनिए, वो बंदा, जो अच्छे लोग होते हैं ना बाबू, वो अच्छी जगह पे उनका देहांत होता है। वो काम के दौरान ऑफिस ही में वो उनका देहांत हो जाता है। वो कोई काम कर देता था, डेडिकेशन के साथ काम करते। लेकिन आज के डेट में क्या किया जाए, कोई भी फील्ड हो, कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी हो, तो वो क्या होते हैं, छोटे जो अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं कि मेरे बेटवा का जाके टिफिन पहुंचा दे स्कूल में। ऐसा चीज मैंने देखा। तो ये देखिए मानसिकता क्या है बाबू, और ये आप देखते हो हर जगह दिखता है आपको। तो आप भी फ्यूचर में बनो ना बाबू, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से लो। तो ये जो इन पे जो विश्वास किए लोग, तो वो विश्वास पे वो कायम थे और विश्वास को बनाए रखे, और यही होना चाहिए। और आपको मैं बता रहा हूं, आप पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही से पढ़ाई करने का। तो पढ़ेगा भैया, हम नहीं, आपके बंदे थोड़ी कोई पढ़ेगा। तो आप पढ़ाई कीजिए, आप पढ़ाई करोगे आप, तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। और जो पढ़ाई करेगा बाबू उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। ऐसे थोड़ी है कि मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है। आप मेहनत करोगे ना बाबू, आपकी मेहनत का ही रिजल्ट रहेगा, आपका एक्शन ही आपको रिजल्ट बताएगा। तो यहां पर क्या था, 18 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन के साथ। भारत इज माई होम क्या था, स्टोरी था? नहीं जी, ऐसे था नहीं, स्पीच था। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, कहाँ पे पैदा हुए थे बाबू? हैदराबाद, पुणे या मुंबई? तो कहाँ पे पैदा हुए थे? मुंबई, हैदराबाद, पुणे, तो हैदराबाद बच्चा। अब आया आपके सामने बच्चे लोग लाइन एक्सप्लेनेशन, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं तक था। अगर भारत इज माई होम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, बस उतना देखिए, आपका काम हो गया। लाइन एक्सप्लेनेशन पे आते हैं बच्चे लोग, 4 नंबर की बात है। क्लोज सेक्शन से अगर लाइन एक्सप्लेनेशन आता है, और कहां से बाबू? भारत इज माई होम से, तो यही जो हम लाइन बता रहे यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए, आई मस्ट कॉन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट my people have placed in me by electing me to the highest office in the land। जाहिर सा बात है, प्रेसिडेंट बनना बहुत बड़ा पोस्ट है बाबू। तो ये जाकिर हुसैन, आई यहाँ पे जाकिर हुसैन के लिए बोला जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी, कभी कभी कुछ ऐसा काम करते हो बाबू, तो आप ऐसा काम करते हो कि मजा आ जाता है, आपको लगता है कि अरे आज कुछ बहुत अच्छा किए। ओवरवेल मतलब अत्यधिक खुशी मिलती है आपको अगर कुछ कामयाबी मिलता है तो। बाय दैट इनको काफ़ी अच्छा लगता है, ये खुशी से पागल हो जाते हैं, झूम उठते हैं कि अरे यार लोगों ने मुझ पे विश्वास किया, उनको लगा कि हम प्रेसिडेंट बनने लायक हैं, हम डिजर्व करते हैं। तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, है प्लेस में, और उनको लगा कि लोगों ने मुझे चुना प्रेसिडेंट के तौर पर। तो इस लाइन का मतलब, तो यहाँ देखिए बच्चा लोग, एक ट्रिक बता रहे हैं, जैसे हम पहले चैप्टर में बताए थे। यहाँ पर कॉन्फिडेंस से आपको समझ में आया, ट्रस्ट से समझ में आया, हाईएस्ट ऑफिस से समझ में आएगा कि ये जो लाइन है वो भारत इज माई होम का है, भारत इज माई होम। और इसके लिखने वाले कौन है बाबू? डॉक्टर जाकिर हुसैन। बस लाइन जैसी पता चल गया कि ये लाइन कहाँ से, किस चैप्टर से, इसके लिखने वाले कौन है। 2 नंबर सरकार ऐसे ही दे दिया आपको। उसको लिखना कैसे? दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम। ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया है? भारत इज माई होम से। रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, ही वॉज बॉर्न इन हैदराबाद। वो थोड़ा सा जाकिर हुसैन के बारे में लिख देंगे, वो हैदराबाद में पैदा हुए। वॉज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, और वो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर भी थे, और उसके साथ साथ पढ़े लिखे इंसान थे, जाने माने हस्ती थे वो। तो यहां से यहां तक आप लिखिएगा बच्चे लोग, ध्यान दीजिएगा। अगर भारत इज माई होम से लाइन कहीं से भी आता है, अगर आपको पता चल गया वो भारत इज माई होम का है, बस ये यहां से यहां तक आप सब में लिखिएगा, उसका आपको सरकार 2 नंबर दे देगा। अब उसके बाद इस लाइन में क्या बोलना चाहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपके सामने ये रहा। इन दिस लाइन्स डॉक्टर हुसैन शोज हिज हैप्पीनेस बिकॉज हिज पीपल हैव शोन ट्रस्ट इन हिम। इस लाइन में डॉक्टर हुसैन साहब अपना खुशी दिखाना चाहते हैं क्योंकि उन लोगों ने उन पर विश्वास किया, बाय इलेक्टिंग मी एज द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट बनाकर, कहाँ का? हिंदुस्तान का। ही थैंक्स द पीपल ऑफ इंडिया फॉर दिस, और उसके लिए वो पूरे भारतीय लोगों को, भारत के लोगों को क्या कहते हैं? थैंक्स कहते हैं। तो इस लाइन का यही मतलब है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, इसीलिए हम लिखे वीवीआई लाइन एक्सप्लेनेशन बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, चूकिएगा मत, जो बता रहे हैं उसको समझिए और अच्छे से याद कीजिए। दूसरा लाइन एक्सप्लेनेशन आपके सामने ये रहा। आई कैन ओनली एश्योर, एश्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना, यू दैट आई इंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। बचवा लोग बताओ, इससे देख के तो नहीं लगा भारत इज माई होम का है? ये कहाँ का है? भारत इज माई होम चैप्टर का है, और राइटर इनके कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इतना लिखने का आपको बच्चे लोग 2 नंबर, कितना नंबर? 2 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये हम बोले थे आपको कहाँ से कहाँ तक चिपकाना, वही चीज
This line have been taken from Bharat is my home, written by Dr. Zakir Hussain. He was born in Hyderabad, was one of our greatest freedom fighter as well as eminent educationist. ये लाइन बोले भारत इज माई होम से रहा लाइन, तो आपको यहां से यहां तक ये याद कर लो, बस एक बार याद कर लो, कहीं का भी लाइन रहा इसी को लिखो. अब इस लाइन में डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहें वो देखते हैं. इन दिस लाइन्स डॉक्टर हुसैन टेल्स अस दैट हिज पीपल हैव शोन ट्रस्ट इन हिम. उनके पीपल ने उन पर विश्वास किया. सो ही एश्योर, तो वो विश्वास दिला रहे हैं लोगों को जिन लोगों ने उन पे विश्वास किया. ही इंटर्स इन दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन. वो जैसे ही ऑफिस में प्रेसिडेंट वाला घुसते हैं तो हर इंसान का पर्सनल प्रोफेशनल काम होता है बाबू, लेकिन आप जब कहीं जाते हो काम करने, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, तो काम करना वहाँ पे आप गवर्नमेंट सेक्टर जाते हो तो गवर्नमेंट आपको पैसा दे रहा है, तो वहाँ पे आप घर के बारे में नहीं सोचना है. अरे अर्जेंट है, इमरजेंसी कॉल है तो करिए, लेकिन वहाँ पे आप घर, जैसे हम मान लो कोई सरकारी टीचर बन गया, तो भैया सरकारी टीचर बन गया तो प्राइवेट कोचिंग में क्या कर रहा है, उसको अपने ड्यूटी को निभाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, गवर्नमेंट दिया है सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए. अब उस टाइम में वो कहीं और स्कूल में मिलता है तो वो गलत करता है, चाहे हम भी क्यों ना हो. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान को सही तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहिए. तो यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे ही ऑफिस में एंट्री करते हैं, सारा अपना पर्सनल काम भूल जाते हैं. उसके बाद जो भी वो सोचते हैं वो अपने देश के बारे में सोचते हैं. वहाँ पे वो दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं कि हम क्या करें, मेरा थोड़ा सा योगदान क्या रहे कि हम अपने देश को आगे ले जाए. सोचते थे उन देशवासियों और देश का बेहतर के बारे में. तो ये डेडिकेशन के साथ काम करते थे, क्योंकि लोगों ने उन पर विश्वास किया था. तो उन सोच रहे थे कि लोगों का विश्वास है और इतने लोग, करोड़ों लोगों का विश्वास है, तो कैसे मैं किसानों भाइयों का गरीबी खत्म करूं, एजुकेशन कैसे हर जगह फैलाऊं, ये सब मुद्दा पे वो सोचते थे. The past is next line. The past is not line explanation. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बाबू. The past is not dead and static. It is alive and dynamic and is involved in the quality of our present and the prospect of our future. इस लाइन स्टेटिक्स देख के हमको डायनेमिक देख के बच्चे लोग पास्ट देख के समझ में आ गया ये भी कहाँ से है, भारत इज माई होम से लिया गया है. जो बच्चा मेरा पहला वीडियो भारत इज माई होम जिसमें समरी इंपॉर्टेंट लाइन था वो देखा होगा, तो ये समझने में तुमको दिक्कत नहीं होता होगा. ये भारत इज माई होम तो कट कॉपी पेस्ट कर देना यहाँ तक. उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन इम्फेसाइजेस मतलब जोर डालते किस चीज पे, सिग्निफिकेंस ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट का क्या वैल्यू. पास्ट ने हमें बहुत सारा चीज सिखाया, हमारे पूर्वज ने हमें बहुत सारा चीज सिखाया और उस बहुत सारे चीजों को हम फॉलो करते हैं. जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में बताया गया कि हमारे पूर्वज के कारण हमारा सभ्यता रीति रिवाज अभी बचा है और हमारे सिविलाइजेशन को कोई भी कुछ उखाड़ नहीं सकता है बच्चा, क्योंकि हम लोग हमारे अपने सिविलाइजेशन से प्यार करते हैं. ही सेज दैट द पास्ट इज नॉट डेड और स्टैटिक, इट इज, वो कहते हैं पास्ट डेड नहीं है, रुका हुआ नहीं है, इट इज अलाइव, वो अभी भी जीवित है, एंड इट डिटरमाइन द शेप ऑफ आवर प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर. हाँ, अब इस लाइन को आप अच्छे से तरीके से समझो. लाइफ में कभी इंसान मिस्टेक करता, हम लोग इंसान है बाबू, मिस्टेक गलती के तो पुतला है, एक से एक मिस्टेक करते हैं. अभी मिस्टेक करेंगे, फिर 2 कदम चल के मिस्टेक करेंगे, फिर 3 कदम चल के मिस्टेक करेंगे. मिस्टेक्स करने के बाद अगर आप रेक्टिफाई नहीं करते हो, वो सबसे बड़ा मिस्टेक्स होता है. आप अपने पास्ट को देखो, उसके बाद समझो कि आपने पास्ट में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और जो घटना घटी उससे सीखिए कि पास्ट में मैंने ये मिस्टेक किया, तो अब ये मिस्टेक को हम रिपीट ना करें. पास्ट में मैंने किसी को ऐसे कहा तो नहीं, ऐसे नहीं कहना चाहिए. वो मिस्टेक को, वो चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए. आप पास्ट से, मिस्टेक से इंसान सीखता है बाबू. मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक्स. अब मेरे अकॉर्डिंग कोई अगर गलती करता, कोई भी नया चीज़ सीखोगे तो आप मिस्टेक्स करोगे. ड्राइवर जो गाड़ी चलाना सीखता है फर्स्ट टाइम में सीख जाता है, कितना को ठोकता है उसके बाद सीखता है. तो आप मिस्टेक्स कर ही के सीखते हो. तो मिस्टेक्स करने में घबराना नहीं है. कहाँ पे आपको घबराना है कि वो मिस्टेक्स करके आपको पता हो गया ये खाएंगे, ये किसी को भूखेंगे वो मर जाएगा, तो किसी को भूख नहीं देना है. अगर आपको पता है ये जहर है, जहर से कोई मर जाएगा तो किसी को खिला नहीं देना है. ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए. पास्ट अगर आपका कैसा भी, अगर पास्ट आपका अच्छा है तो उसको आप सोच के मोटिवेट हो. अगर पास्ट आपका डरावना है तो घबराना नहीं है, उससे भी आप मोटिवेट हो. अच्छा डरावना था, फेलियर वाला हिसाब किताब था, सक्सेस नहीं था, उस टाइम में प्रॉब्लम था, तो उससे सीखो कि क्या रीज़न था. उस टाइम में हम स्ट्रगल कर रहे थे, उस चीज़ों को इस तरीके से किए थे, तो क्या क्या वीकनेस था वहाँ पे, उस चीज़ों को फिर दोबारा दोहराओ मत. ये पास्ट का पावर होता है. यही बता रहे हैं कि अगर आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हो, अपोजिट में अच्छे से मेहनत करते हो, तो फ्यूचर आपका बोलना ही नहीं है, कहाँ पे जाओगे. अब ये बच्चा, यही 3 पॉइंट था, आपको समझना है. तो ये सारा चीज़ कहाँ से था, भारत इज माई होम को. तो अगर क्वेश्चन लाइन एक्सप्लेनेशन आएगा
तो यहीं से आएगा। तो बच्चे लोग अगले क्लास में, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। जाते जाते यही कहेंगे बच्चे लोग, लास्ट टाइम है, मन से पढ़ाई कीजिए और हर बच्चे तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। फाइनली बच्चे लोग बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चे, वेलकम टू माय चैनल अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग आज का जो टॉपिक है मेरे शेयर बच्चे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर 4 बिहार बोर्ड का, और चैप्टर का नाम है आई हैव अ ड्रीम। और इससे पहले समरी हो चुका है, और इस चैप्टर का सब्जेक्टिव भी जो वेरी वीवीआई क्वेश्चन जो हमेशा बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चे, आपके लैंग्वेज में बता दिया गया। तो जो भी न्यू बच्चे हो बेटा, आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको सारा नोटिफिकेशन मिलेगा। क्या नोटिफिकेशन मिलेगा? कब बिहार बोर्ड का क्लास होगा। उसके साथ साथ मेरे शेयर बच्चे, इस चैनल पे बिहार बोर्ड इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश ग्रामर 6 to 12 क्लास के बच्चों के लिए। उसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चे, जो आपके सीनियर भाई बहन है जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उसका भी कंटेंट तुम्हें मिलेगा। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू मेरे शेयर बच्चे, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो ये एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल करोगे, अभी स्पेशली बेटा 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश और स्पोकन का कंटेंट फ्री में सारा चीज क्लास लिया जा रहा है। तो जो बच्चे, अभी तो बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, बच्चे आपके भाई बहन जो सीनियर होंगे, जो जूनियर होंगे, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप बता दोगे इस एप्लीकेशन पर रोजाना फ्री लाइव क्लास होता है। आपको क्या क्या मिलेगा? वीडियो क्लास रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स, डॉट क्लास, वीकली टेस्ट, सारा इस एप्लीकेशन पे हो रहा है बेटा। और इसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। और बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे हो जो इस बार एग्जाम दोगे, तो उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मतलब बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का पूरा कंटेंट तुमको मिलेगा, स्पोकन का तुमको पूरा कंटेंट फ्री में मिलेगा। और जो बच्चे, जो जूनियर बच्चे 6 to 12 ग्रामर का आपको कंटेंट इस एप्लीकेशन पे मिलेगा। बहुत सारे बच्चे का कमेंट था, सर पीडीएफ नोट्स चाहिए, जो आप पढ़ाते हैं उसका नोट्स कहाँ पे मिलेगा? तो आप एप्लीकेशन पे चले जाओ इंस्टॉल करके, या एक और तरीका है बेटा, आप 2 चीज कर लीजिए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल, फ्री हो जाइएगा आप, और उसके साथ साथ आप क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, टेलीग्राम का लिंक होगा, एप्लीकेशन का भी लिंक है और टेलीग्राम का भी लिंक है। क्लिक करोगे, डायरेक्ट टेलीग्राम पर ज्वाइन कर जाओगे, जंप कर जाओगे, और वहां पे हर चीज तुमको नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगा। और हर बच्चे तक शेयर कीजिए। चलते हैं मेरे शेयर बच्चे, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग का ऑब्जेक्टिव। इससे पहले बेटा हम क्या किए? इससे पहले हम लोग समरी किए, उसके बाद सब्जेक्टिव किए, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। आई हैव अ ड्रीम के बारे में जैसे हम चैप्टर में बताए थे, कुछ बच्चे न्यू हो गए, आप थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आई हैव अ ड्रीम लिखने वाले कौन है मेरे शेयर बच्चे? मार्टिन लूथर किंग। कौन है बेटा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब इनका डेट ऑफ बर्थ कब है? 1929। देहांत इनका कब हुआ था बाबू? 1968। जन्म हुआ था 1929 में, और इनका देहांत कब हो गया था? 1968। इनको नोबेल प्राइज कब मिला था बेटा? इनको नोबेल प्राइज मिला था 1964 में। इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? 1964। अब ये आई हैव अ ड्रीम अगर क्वेश्चन आएगा, ये एक तरह का क्या है बेटा? स्पीच है। एक तरह का क्या है बेटा? ये भाषण होता है, जो ये कहां देते हैं? लिंकन मेमोरियल में देते हैं। कहां? लिंकन मेमोरियल। लिंकन मेमोरियल। और ये लिंकन जो मेमोरियल है बेटा, वो लिंकन मेमोरियल कहां होता है? वो अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है वाशिंगटन डीसी। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस देश से बिलोंग करते हैं? यूएसए। इसी का नाम है बेटा अमेरिका। और ये पूरे चैप्टर में जो समरी देखा नहीं है बेटा, समरी देख लो, और उसके बाद फिर ये वीडियो को देखोगे ना, मजा आ जाएगा, लगेगा ऑब्जेक्टिव बनाने की, पढ़ने की जरूरत नहीं, सारा क्वेश्चन बनेगा तुमसे। अब यहाँ पे बेटा आई हैव अ ड्रीम में मार्टिन लूथर किंग, नेग्रो, मतलब नेग्रो कहने का मतलब अमेरिका में 2 तरह के लोग रहते थे, एक ब्लैक अमेरिकन और एक क्या बेटा? व्हाइट अमेरिकन। ब्लैक अमेरिकन वर्सेस व्हाइट अमेरिकन। फाइट किसके किसके बीच होता था? व्हाइट अमेरिकन जो है वो ब्लैक अमेरिकन को अपना गुलाम समझते थे, उन पे ज्यादती करते थे, उनको टॉर्चर करते थे, उनको बोला जाता था तुम मेरे गुलाम हो, और उनके साथ जानवर का व्यवहार करते थे। इसी सारे चीजों के लिए मार्टिन लूथर किंग आंदोलन किए, और ब्लैक अमेरिकन के साथ जो ज्यादती हो रहा था, उनको जो न्याय, उनका जो मौलिक अधिकार है वो नहीं मिल रहा था, उनके लिए मार्टिन लूथर किंग फरिश्ता बन के फाइट किए और उनके हक को दिलाए। तो ये सारा जो चीज था, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप तो पहला वीडियो या दूसरा वीडियो नहीं देखे हो समरी सब्जेक्टिव का, तो आपको प्रॉब्लम होता है, तो ओवरव्यू बता दी। मार्टिन, आई हैव अ ड्रीम मेरा एक सपना है, इसका मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक सपना क्या था कि ब्लैक और व्हाइट अमेरिकन के बीच की झगड़ा है वो खत्म होना चाहिए। मार्टिन लूथर किंग का जन्म 1929 में हुआ था, और 1968 में इनका देहांत हो गया था। नोबेल प्राइज 1964 में मिला था। यूएसए के रहने वाले थे। और ये एक पूरा चैप्टर ऐसे नहीं है, नॉवल नहीं है, ड्रामा नहीं है, शॉर्ट स्टोरी नहीं है, ये क्या बेटा? भाषण है, जो लिंकन मेमोरियल में दिया गया था। और ये लिंकन मेमोरियल कहाँ बेटा? वाशिंगटन डीसी में है।
ये सारा चीज आपको समझना है। अब बेटा हम आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी बना रहे हो यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा तुम एग्जाम में भी देखोगे। साइंस वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे, टेंशन नहीं, क्वेश्चन यही ऐसे ही आएगा आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग वाज बोर्न इन, मतलब मार्टिन लूथर किंग का जन्म कब हुआ था? 1929 में मार्टिन लूथर किंग का जन्म हुआ था। मार्टिन लूथर किंग डायड इन, मतलब इनका देहांत कब हुआ था बेटा? तो 1968 में इनका क्या हुआ था? देहांत हुआ था। वही हम बताएं 1968 में क्या था? इनका देहांत हो गया था। मार्टिन लूथर किंग गॉट द नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज, देखो नोबेल प्राइज कैसा प्राइज होता है बेटा? एक नेशनल प्राइज होता है, एक क्या होता है बेटा? इंटरनेशनल प्राइज। इंटरनेशनल प्राइज, जैसे अगर हम बोले पद्मश्री, ये सब क्या है? नेशनल हमारे देश का प्राइज है, अवार्ड है जो दिया जाता है, जो महान काम करोगे तब मिलेगा। तो यहाँ पे नोबेल प्राइज क्या होता है? इंटरनेशनल प्राइज। तो इनको इंटरनेशनल प्राइज कब मिला था? 1964 में मिला था। मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्ड, मतलब भाषण जो दिए थे, स्पीच जो दिए थे, वो कब दिए थे? 1963 में। और कहां दिए थे ये भी बताए थे। ये सारा क्वेश्चन आता है, तो देखिए कैसे कैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। पैदा हुए थे 1929 में, देहांत कब हुए थे? 1968 में। नोबेल प्राइज कब मिला था? 1964 में। स्पीच कब दिए थे? भाषण किस साल दिए थे? 1963 में। मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्ड स्पीच इन, मतलब स्पीच जो दिए थे कहां दिए थे? वाशिंगटन में, शिकागो में, हैदराबाद में, मुंबई में। ए बेटा हैदराबाद मुंबई इंडिया का जगह है, का नाम है बेटा, वाशिंगटन डीसी में दिए थे। तो ये तुम्हारा ए ऑप्शन हो गया। अब आ जाइए छठा नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो मार्टिन लूथर किंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एग्जाम में अगर मार्टिन लूथर किंग जूनियर से क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। मार्टिन लूथर किंग वाज इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड कहने का मतलब है बेटा कि आप प्रभावित किससे होते हो? जो अच्छे इंसान होते हैं उनसे हम सीखते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। उसी तरह मार्टिन लूथर किंग जूनियर प्रभावित किससे थे? हमारे बापूजी से। देखिए बाहर के लोग, अमेरिका के लोग हमारे लोगों से, बापूजी से सीखते थे, और यहाँ के लोग, हमारे लोग, कुछ विचारधारों के लोग होते हैं, ऐसे विचार, निगेटिव विचार वाले लोग जो महात्मा गांधी जी को गाली बकते हैं, निगेटिव वे में बोलते हैं उनके बारे में। तो जस्ट थिंक वेयर योर माइंड इज गोइंग ऑन, राइट? तो यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग प्रभावित किससे होते थे मेरे शेर बच्चे? गांधी जी से। इन्होंने बहुत सारा चीज गांधी जी से सीखा है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, स्ट्रेंथ टू लव द मोंटगोमरी स्टोरी इज रिटन बाय। हम बताए थे तुमको जब चैप्टर पढ़ाए थे फेमस वर्क, तो कौन कौन फेमस वर्क है जो किसके द्वारा किया गया है? तो अब यहाँ पे स्ट्रेंथ टू लव मतलब प्यार की ताकत क्या होती है, और मोंटगोमरी कहने का मतलब हिस्टोरिकल स्टोरी। हिस्टोरिकल स्टोरी, ये सारा कहानी है, ये सारा बुक है, जिसको लिखने वाले कौन है बेटा? मार्टिन लूथर किंग। और इस बुक से इन्हें पहचाना गया। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम किसी काम के बुनियाद पर उनको जानते हैं, जैसे हमको लोग टीचर के नाम पे जानते हैं कि हम पढ़ाते हैं बच्चों को, इंग्लिश ग्रामर कंपटीशन वाले बच्चे को, स्पोकन के बच्चे को, तो मेरा वो प्रोफेशन है, तो हम इस फील्ड में जाने जाते हैं। उसी तरह मार्टिन लूथर किंग कुछ अच्छे बुक को लिखे थे, और जिनके कारण वो काफी फेमस हुए। और उनका जो बुक का जो फेमस जो बुक है, स्ट्रेंथ टू लव मोंटगोमरी स्टोरी। अब मोंटगोमरी स्टोरी कहने का मतलब ऐतिहासिक कहानी लिखे थे, और वो काफी फेमस हुआ था, तो इसीलिए ये जाने जाते हैं। अगर आएगा कि ये दोनों बुक को लिखने वाले कौन है, तो बताइएगा मार्टिन लूथर किंग। स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम मतलब आजादी की तरफ बढ़िए। वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, व्हाई वी कांट वेट, और कम्युनिटी। ये जितना भी बुक है, इसको लिखने वाले कौन है मेरे प्यारे बच्चे? इसको लिखने वाले भी मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग, अभी बताए थे कि मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर है वो किस देश से बिलोंग करते हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय, आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच का हिस्सा है, वो डिलीवर्ड बाय दिया किसके द्वारा गया था बेटा? वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। ओके, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? द कंडीशन ऑफ वाज अपॉलिंग। अपॉलिंग कहने का मतलब बेटा हॉरिबल। किसका कंडीशन हॉरिबल था? मतलब टेरिफाइंग। टेरिफाइंग, टेरिफाइंग कहने का मतलब बेटा खौफनाक। ऑब्वियसली मेरे शेर बच्चे, किसका? नेग्रोज का, ब्लैक अमेरिकन का। ब्लैक अमेरिकन पर ज्यादती होता था, अत्याचार होता था, तो इनका जो कंडीशन था बहुत बुरा था बेटा। तो अगर आएगा कंडीशन किसका खराब था, तो नेग्रोज का, ब्लैक अमेरिकन, व्हाइट अमेरिकन इस पर जुल्म करते थे। अब आ जाइए, वाज अ ग्रेट ऑरेटर। ऑरेटर हम अभी बताए थे वक्ता होता है। क्या होता है बेटा? वक्ता होता है। मतलब अ पर्सन हु इज गुड एट पब्लिक स्पीकिंग, मतलब वैसा व्यक्ति जो हजारों के बीच में, लाखों के बीच में खड़ा हो सकता है, बोल सकता है, मोटिवेट कर सकता है, कन्विंस कर सकता है, गाइड कर सकता है, मेंटर कर सकता है, वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं? ऑरेटर कहते हैं। तो ये क्वालिटी किसमें था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर में। वो काफी महान ऑरेटर थे। आई हैव अ ड्रीम इज रिटेन बाय, आई हैव अ ड्रीम लिखने वाले कौन है? लिखने वाले मेरे मार्टिन लूथर किंग है। मार्टिन लूथर किंग वाज सिंगर थे, प्रोफेसर थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट या पॉलिटिशियन? तो सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल,
मतलब नॉन वायलेंट स्ट्रगल को चलाने वाले कौन थे मेरे शेर बच्चे? तो मार्टिन लूथर किंग थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द व्हाइट अमेरिकन। अब एक चीज और जानिए, ऐसा नहीं इनको व्हाइट अमेरिकन से नफरत था, ये व्हाइट अमेरिकन से प्यार करते थे, लेकिन रीजन था कि व्हाइट अमेरिकन जो गलत व्यवहार कर रहे थे किसके साथ? ब्लैक अमेरिकन के साथ। ये चीजों से इनको नफरत था। ऐसा नहीं कि वो मतलब व्हाइट अमेरिकन से नफरत करते थे, बस जो वो काम उनका वैसा था, उनसे कामों से, उनके हरकत से, उनके कैरेक्टर से उनको नफरत था, लेकिन ऐसा नहीं कि व्हाइट अमेरिकन से उनको नफरत था। तो ये चीज माइंड में जानिएगा कि वो इवन बीइंग अ नेग्रो, वो भी नेग्रो थे, वो भी ब्लैक कम्युनिटी के पर्सन थे, काले लोगों में वो भी आते थे। ऐसा नहीं कि वो काले लोगों में आते थे इसीलिए काले लोगों के लिए फाइट किए थे। एक अच्छा इंसान है ना बाबू, ऐसा नहीं है कि हम अगर मुस्लिम है हम हिंदू के लिए फाइट नहीं करेंगे, और हम हिंदू है तो हम मुस्लिम भाई के लिए फाइट नहीं करेंगे। नहीं, आप अच्छे इंसान हो तो कोई भी गलत हो किसी भी कम्युनिटी के लिए उसके साथ नहीं खड़ा होना। आप गलत हो, चाहे मेरा कास्ट हो चाहे किसी का भी कास्ट हो, गलत हो तो गलत हो। ये जब सोच अगर आ जाएगा हर इंसान के पास, ये पॉजिटिव सोच आ जाएगा, तो ऑब्वियसली बाबू हम लोग काफी आगे बढ़ेंगे और काफी बड़ा बदलाव होगा। मार्टिन लूथर किंग वाज इंडियन, कोरियन, नेग्रोज या रशियन? हम बताएं ये भी क्या थे? ब्लैक अमेरिकन थे। और ब्लैक अमेरिकन के बीच में ये मसीहा बन के निकलते हैं। इज स्वेल्टरिंग का मतलब होता है तपती, विद द हीट का मतलब धूप। अब देखिए बेटा, इसको बोला जाता था, हम जो पढ़ाए थे समरी, तो इस गरीब लोगों काले लोगों को बोला जाता था, बेटा तुम शहर में आओगे तुम्हारा टांग तोड़ दिया जाएगा, तुम लोग को, तुम मेरे गुलाम हो, तुमको पहाड़ी एरिया में रहना है। और उस टाइम में दो जगह काफी पहाड़ी एरिया था बाबू, उस टाइम में दो पहाड़ी एरिया यूएसए में था, एक मिसिसिपी में बोला जाता था तुम लोग रहोगे। और पहाड़ी एरिया में तुमको पता ही है गर्मी, भीषण गर्मी रहता है, ना पानी ना खाने का व्यवस्था, वहां पे खेती उती कर नहीं सकते। तो देखो कैसे वो ब्लैक लोगों को रहना पड़ता था। बोला जाता तुम शहर में रहने लायक नहीं हो, तुम शहर में सिर्फ आ सकते हो मेरा काम करने के लिए, लेकिन रहना तुमको कहाँ है? मिसिसिपी में या अल्बामा में। तो मिसिसिपी ये दो ऐसा जगह है बाबू, ये मोन्टेनियस एरिया है, पहाड़ी एरिया, और काफी गर्मी वहां रहता है। तो वैसे जगह में उनको रहना पड़ता था। क्यों रहना पड़ता था? बस वो काले घर में पैदा अगर हो गए, उनका चमड़ा अगर काला हो गया तो उनके साथ ये जुल्म होता था। तो कौन सा जगह पे रहना पड़ता था बेटा? मिसिसिपी। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया। मार्टिन लूथर किंग का सपना था कि जो आजादी का जो गूंज है वो कहां से उठना चाहिए, राइज होना चाहिए? वो जॉर्जिया से। इज अ डिजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए। जैसे इंडिया का डिजर्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान है ना हमारे देश का। उसी तरह यूएसए का डिजर्ट स्टेट कौन सा है मेरे शेर बच्चे? मिसिसिपी डिजर्ट स्टेट है। नेग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका। ब्लैक अमेरिकन जो थे वो अमेरिका के क्या थे? स्लेव न थे जी, स्लेव थे, स्वीपर थे, किंग्स थे, मास्टर थे, ऑब्वियसली स्लेव्स थे, गुलाम थे। पहले जो ब्लैक अमेरिकन जो थे, अब ना आजादी मिल गया तो पूरा सीन, पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया अमेरिका का। पहले तो वो गुलाम थे। चलिए अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। द प्रोज पीस इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब ये जो प्रोज पीस स्पीच जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा जो दिया गया है बेटा, वो कौन सा चैप्टर है? आई हैव अ ड्रीम। हु सेड, किसने कहा? माय चिल्ड्रन विल नॉट बी जज बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। क्या बात है मेरे प्यारे बच्चे, इंसान को हमें कैरेक्टर, कलर, क्रीड, रिलीजन, कास्ट के बेसिस पे, ये फालतू की चीजों पे स्कैलअप रैंक नहीं देना चाहिए। आपको अगर देना है तो आप उसका टैलेंट देखो, उसमें कैरेक्टर देखो वो क्या है। हम देखते रहे वो काफी हैंडसम दिख रहा, ब्यूटीफुल दिख रहा, गुड लुकिंग है, बहुत अच्छा। नहीं, कैरेक्टर से किसी को ब्यूटीफुल होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए। काले गोरे को अगर देखे कि कोई इंसान काला है तो काफी गरीब है और जो गोरा काफी सुपेरियर है, तो ये कैसा सोच है? तो वो चाहते थे कि हमारे बच्चे को कलर के बेसिस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। कौन, किनका सोच था बाबू? तो ये सोच जो था मेरे प्यारे बच्चे वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का था। टू विच स्टेट डज ही वांट टू सी एज डेवलप्ड स्टेट? वो किस स्टेट को चाहते थे डेवलप्ड स्टेट देखना? तो अल्बामा मिसिसिपी में ब्लैक लोग रहते थे और वो जो दो जगह था वो काफी खराब जगह था और आर्थिक हालत उस जगह का काफी खराब हुआ करता था। तो मार्टिन लूथर किंग चाहते थे वो जगह भी डेवलप्ड हो। द बैंक ऑफ जस्टिस, मतलब ब्लैक लोगों के लिए, नेग्रो के लिए, नेग्रो का जो न्याय का जो बैंक था वो क्या था बेटा? बैंकरप्ट था। कोई न्याय नहीं है नेग्रो के लिए, कोई कानून व्यवस्था नहीं है नेग्रो के लिए, कोई पीट देगा, कोई मार देगा, कोई झूठा आरोप लगा देगा। तो ये कोई कानून नहीं था किसके लिए, कोई न्याय नहीं था किसके लिए? नेग्रो के लिए। किसके लिए बेटा? नेग्रो के लिए। और इसीलिए कोई कानून व्यवस्था नहीं था नेग्रो के लिए, तो उनके लिए कैसा बैंक था? कानून कैसा था? बैंकरप्ट था, भ्रष्टाचारी था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक का मतलब वैसा चीज जो आप पसंद नहीं करते हो। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। कैसा भेदभाव बाबू?
कास्ट का, सेक्स का, रिलीजन या रेशियल। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है बेटा कलर। अब कोई बच्चे बोलते हैं सर कलर का स्पेलिंग ये भी होता है, एक ब्रिटिश में और एक अमेरिकन में, बाबू ब्रिटेन में कलर इस तरीके से, अमेरिकन में OUR होता है। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब काले गोरे गोरे की जो भेदभाव थी उसके खिलाफ थे, उसको नहीं पसंद करते थे। चलिए बेटा ये 26 क्वेश्चन, ये जितना भी बेटा क्वेश्चन अभी हम लोग बनाए, ये सारा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे एग्जाम में अगर इस बार 2025 में आएगा, 2025 में अगर एग्जाम में आएगा तो यही VVI MCQ क्वेश्चन है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हो, तो जल्दी से इंस्टॉल कीजिए। सारा कंटेंट ताबड़तोड़ तरीके से उस पे मिलेगा आपको, 1 रुपया नहीं लगेगा मेरे शेयर बच्चे। और हर बच्चे तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके 1 मिनट, आप अपना 1 मिनट कीमती टाइम निकालो और हर बच्चे तक शेयर करो जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं। जो भाई आपके अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे हर बच्चे को फायदा होगा। जो बिहार बोर्ड के बच्चे हो, जो राजस्थान बोर्ड के बच्चे हो, और जो CBSE बोर्ड, स्पोकन वाले, CBSE बोर्ड वाले, सारे बच्चों को इस चैनल पे फायदा होगा। फाइनली मेरे शेयर बच्चे, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।